अगर आप एक मुल्क पे हमला करें और आप कह रहे हो कि हमला नहीं था, सिर्फ आपको एक सबक सिखाया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जंग से शायद अमेरिका भी बचना चाह रहा है। यूएसए अभी भी अपने आप को कंसिडर करता है कि आई एम दी ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, लेकिन इस वक्त आलमी मंजरनामे पे आप देखिए कि रूस एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है। ये जो जंग थी ईरान के साथ, ये इसराइल को तकरीबन $350 मिलियन पर डे पड़ रही थी। जो जंग है अगर ना रुकी, मैं फोर्सी ये करता हूँ कि इसराइल बहुत नुकसान उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डबल एम न्यूज़ सबके साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रुकैया बख्श। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी और अमेरिका का ईरान पर हमला, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर मुज़म्मिल जबरान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर, अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया, ये एक दफ़ाई इक़दाम था या फिर जंग का खुला आगाज़ कर दिया अमेरिका ने? कैसा देखते हैं आप इसको? मैं इसको ना कोई दफ़ाई इक़दाम का नाम दूंगा और ना ही जंग का आगाज़ कर दिया। मेरे नज़दीक प्रॉबली शायद ये दोनों चीज़ें नहीं थी। अपने डोमेस्टिक प्रेशर्स के अंडर, जो कि प्रॉबली रूस की जितनी लॉबी है वहाँ पे, और जो कि उनकी पार्टी की फंडिंग करती है, और जो डीप स्टेट अमेरिका में है, उसके दबाव में ये एक ऑपरेशन किया गया है। मेरा ख्याल है कि जंग से शायद अमेरिका भी बचना चाह रहा है, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में आके इसराइल के और नेटो एलाइज के। आप देखिए कि नेटो के एलाइज जो हैं, अमेरिका इस जंग में नहीं पड़ना चाह रहा था, जबकि नेटो के जो उसके मिलिट्री एलाइज हैं, जिसमें कि फ्रांस है, जर्मनी है, वो लोग बैक पर खड़े थे। ऑल्दो उनकी आवाम तो इसराइल के एक्शंस के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, बिल्कुल, लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट्स थी एज एलाइड फोर्स इसराइल के पीछे थी, और कुछ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस भी ट्रंप की जो है वो ये चाहती थी कि अमेरिका कम अज़ कम ये एक इक़दाम ज़रूर करे। उसी को फिलफिल करने के लिए प्रॉबली अमेरिका ने ये एक हमला किया है, स्टैंड अलोन। जंग का आगाज़ मैं क्यों कहता हूँ कि वो नहीं चाहता कि जंग का आगाज़, इस हमले से पहले जब ईरान ने कुछ धमकाया कि अगर हम पे हमला हुआ अमेरिका की तरफ से तो हम अमेरिकन एंटिटीज़ के ऊपर हमला करेंगे, तो अमेरिका ने उस वक्त जितने बेसिस हैं मिडल ईस्ट में, चाहे वो कतर में हो या मिडल ईस्ट में जितने बेसिस हैं, उन सब में से अपने लोग वापस बुला लिए। ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी कि लोग मिडल ईस्ट की तरफ ट्रैवल ना करें, अभी इसराइल की तरफ ट्रैवल ना करें। ये ऑपरेशन जहाज़ टेक ऑफ किया अमेरिका से, उसने अपना दिफाई साजो सामान, जहाज़ और इस तरह की चीज़ें मिडल ईस्ट में पोजीशन नहीं की। तो जिस वक्त आप इस चीज़ को देखते हैं, तो फिर ये एक स्टैंड लोन ऑपरेशन था जो कि अमेरिका से अंडरटेक किया गया, और इसके बाद अब चाहते वो ये हैं कि हमने एक बढ़क मारी थी कि हम ये करेंगे, हमने ये कर दिया है, इसको जंग ना समझाया जाए और ईरान इसके ऊपर अब आगे और एस्केलेशन आगे मत लेके जाए। तो आपको लगता है कि जैसे अमेरिका ने पहले हमला कर दिया और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि ये हमले का हमें जवाब भी ना दिया जाए और इसके बाद जो है जंगबंदी ख़त्म कर दी जाए और हमारी जो ईरान जो है हमारी बातें भी मान ले, क्या ये सब पॉसिबल है? अगर आप एक मुल्क पे हमला करें और आप कह रहे हो कि हमला नहीं था, सिर्फ आपको एक सबक सिखाया जा रहा है, तो दूसरे मुल्क की जो खुद मुख्तारी है तो उस पर खुला खुला हमला है ना? जी, खुद मुख्तारी पर खुला खुला हमला तो है, लेकिन आप इसको जिस वक्त आलमी मंजरनामे के तनाजुर में देखते हैं तो लॉट इज़ गोइंग ऑन, बहुत कुछ चल रहा है। एक जो अर्ली 70s या 60s में एक बाइपोलर वर्ल्ड थी, दो सुपर पावर्स थी, वो ख़त्म हो गई जिस वक्त रशिया का, यूएसएसआर का डिमाइस हुआ, तो दुनिया एक यूनिपोलर वर्ल्ड हो गई जिसमें सिर्फ एक सुपर पावर थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही। यूएसए अभी भी अपने आप को कंसिडर करता है कि आई एम दी ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, लेकिन इस वक्त आलमी मंजरनामे पे आप देखिए कि रूस एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरा है, बिल्कुल, चाइना एक जायंट बन के उभरा है। तो इस वक्त जो दो दूसरी पावर्स हैं, रशिया और चाइना, वो एक तरफ हैं और अमेरिका एक तरफ है। बिल्कुल।
रशिया बहुत सारे ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और फैसिलिटीज़ में रशियन साइंटिस्ट्स और उनके प्रोफेशनल्स जो हैं वो काम करते हैं। और रशिया पहले ही कह चुका था कि अगर हमारा कोई आदमी उसको जानी नुकसान हुआ तो हम भी इस जंग में शामिल हो जाएंगे। तो कहने का मकसद ये कि ये सिर्फ एक स्टैंड अलोन ऑपरेशन था, और जब तक ईरान अब छेड़ता नहीं अमेरिका को अमेरिकी अड्डों पे या किसी और चीज़ पे, ईरान कह तो बहुत रहा है कि मैं इसका बदला लूँगा। तो अब देखते हैं सैनिटी कितनी प्रिवेल करती है, क्योंकि अगर ये एस्केलेशन लेडर के अंदर अगर आप चढ़ जाते हैं तो फिर डी एस्केलेट करना बहुत मुश्किल होता है। एस्केलेट करना बहुत आसान होता है, डी एस्केलेशन टेक्स टाइम। तो लेट्स सी ईरान के जो मंसूबा साज हैं, जो मिलिट्री स्ट्रेटिजिस्ट हैं, या जो उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को परसू कर रहे हैं लोग, वो क्या फ़ैसला करते हैं कि हमने इसको आगे लेके चलना है। अगर आगे लेके चलना हुआ तो इमीडिएटली अमेरिकन फोर्सेस जो हैं फिर मिडल ईस्ट के अंदर डिप्लॉय हो जाएंगी। सर जैसे कि आपको पता है इसराइल ने पहले जब ईरान पर हमला किया तो बड़ा खुश हो रहा था, और उसने ये भी कहा कि ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, वो इस काबिल नहीं रहा कि हमें जवाब देगा। लेकिन फिर ईरान ने आपको पता है जवाब दिया, जिस तरह से जवाब दिया दुनिया आज उसकी तारीफ़ कर रही है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं कि मतलब ईरान जो है जब उसने हमला किया तो इसराइल काफ़ी बौखलाहट का शिकार हो गया, उनके लोग जो है छुपने लग गए, मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और फिर तब से लेकर अब तक जो है इसराइल एक ही चीज़ करता रहा कि अमेरिका हमारी हेल्प करे, अमेरिका हमारी हेल्प करे। क्या वो ख़ुद इस काबिल नहीं था कि वो ईरान का मुकाबला कर सके? क्या ये जो चाल थी ये पहले से ही चली जा रही थी अमेरिका और इसराइल की ईरान पर हमला करने की? जंग जो है ना, जंग कभी भी एक सस्ता सौदा नहीं होता। बिल्कुल। पिछले एक साल के दिफाई बजट में अगर आप इसराइल का देखिए, मुआवजा कीजिए, तो आप देखेंगे कि 14 बिलियन डॉलर्स का इजाफा हुआ है इसराइल के बजट में। ये जो जंग थी ईरान के साथ, ये इसराइल को तकरीबन 350 मिलियन डॉलर पर डे पड़ रही थी। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखिए कि दिफाई साजो सामान के प्रोड्यूसर्स इजराइलीज खुद तो नहीं हैं, उन्होंने ये ख़रीदना है। तो जो वेस्ट की कंपनियां हैं बस वो उनको बेच रही थी और इसराइल अपना पैसा उनको दे रहा था। तो इस जगह पर इसराइल की ख्वाहिश थी कि किसी तरह अमेरिका इस जंग में कूदे और ये जो मेरा इतना ज़्यादा ख़र्चा हो रहा है इसको शेयर करे। मेरा ख़र्चा बंद हो, अमेरिका जंग लड़े मेरे लिए, मेरे बिहाफ पे, और अपना जो भी दिफाई साजो सामान है वो ख़ुद इस्तेमाल करे, मुझे ना ख़रीदना पड़े। अमेरिकन्स इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, स्पेशली ट्रम्प जो कि जिसका स्लोगन ये था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड नो मोर वॉर्स, बिल्कुल नो मोर वॉर्स। तो ये इस स्लोगन के तहत इलेक्ट होके अपनी प्रेसिडेंट हाउस में और वाइट हाउस में आया है। तो इस स्लोगन के होते हुए जब उसका एक बैकग्राउंड ये था कि मैं जिस वक्त आऊँगा तो पूरी दुनिया में जंगें जो है मैं वो बंद करा दूँगा, और उसने आके जो यूक्रेन और रशिया की वॉर है उसके अंदर इंटरमीडियरी का किरदार अदा करने की कोशिश की, उसको बंद कराने की कोशिश कर रहा है। तो ये किस तरह हो सकता है कि फिर वो एक जंग में कूद पड़े? तो उसके लिए भी प्रॉब्लली थोड़ा सा ये मुश्किल था। इसीलिए तो दुनिया शायद कंफ्यूज है ना, क्योंकि ट्रम्प के जो बयानात हैं वो ही दुनिया को ना कन्फ्यूजन में डाल रहे हैं। कभी वो क्या बोलते हैं और करते वो क्या हैं। इसके ऊपर नुक्ता नज़र जो ट्रम्प ने पहले दिन से दिया है ईरान के मसले के ऊपर, उसने कहा है कि ईरान एक एटॉमिक पावर नहीं बन सकता, हम ईरान को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो ये क़ुव्वत हासिल कर ले। और इस ऑपरेशन के बाद भी उनका स्लोगन यही है कि जो चीज़ हेल्प कर सकती थी ईरान को एक एटॉमिक पावर बनने में, वो हमने जो उसकी इस्टेब्लिशमेंट्स थी, जो भी दिफाई साजो सामान की जगह थी जहाँ पे स्टोर्ड था, रिएक्टर्स पे तो उसने हमला नहीं किया, लेकिन जहाँ जहाँ पे अफसूदा यूरेनियम पड़ी हुई थी उसको, ऐसी फैसिलिटीज़ को उसने निशाना बनाया। अब ये बात की बात है कि ये कितना इफ़ेक्टिव था, क्या ये
ईरानी जो हमारे भाई हैं वो इसको पहले से सोच के बैठे हुए थे, इसके लिए उन्होंने कुछ किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, इफेक्ट कितना हासिल किया है वो एक अलग दास्तान है। लेकिन फॉर द कंजम्पशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लिए एक आलमी मंजरनामे के लिए उसने कहा है कि हमने जो हमारा हर मिलिट्री ऑपरेशन का एक एम और ऑब्जेक्टिव होता है, तो बमुताबिक यूएसए उन्होंने अपना जो मिलिट्री एम एंड ऑब्जेक्टिव था वो हासिल कर लिया। अच्छा सर, जैसे कि आप जानते हैं कि ईरान पर इतनी आलमी पाबंदियाँ हैं, उसके बावजूद भी ईरान इतना मजबूत कैसे खड़ा है? ईरान एक बहुत मुनफरिद एग्ज़ाम्पल है। पूरी दुनिया में जो दिफाई साजो सामान है उसमें या जो दिफाई अफवाज हैं उसमें से जो पहला नंबर दिया जाता है वो एक मॉडर्न एयरफोर्स को है, एयर पावर। एयर पावर किसी भी मुल्क के लिए दिफाई नुक्ता निगाह से सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक आम है। लेकिन ड्रॉबैक इसका ये है कि एयर पावर जो है वो बहुत डिपेंड करती है टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब ईरान को दुनिया ने पिछले 45 साल से टेक्नोलॉजी से दूर रखा हुआ है। बिल्कुल। ईरान ने जो कुछ किया है वो उसने अपने लिए ख़ुद बनाया है, इंडिजिनस उसने जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक्वायर की हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ईरान के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अपनी एयर पावर डेवलप कर सके। उसको किसी ने जहाज़ नहीं देने थे, जहाज़ों में लगने वाले बॉम्ब्स नहीं देने थे, मिसाइल्स नहीं देने थे, उस टेक्नोलॉजी तक ईरान की पहुंच नहीं थी। उनके पास आज भी जो शाह ईरान के ज़माने के पुराने F-14s हैं वो खड़े हुए थे, तो एयर पावर डेवलप नहीं हो सकी। नतीजतन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी सारी एबिलिटीज़ मरकूज़ रखी, अपनी तवज्जो सिर्फ़ और सिर्फ मिसाइल्स के ऊपर। तो इस फील्ड में ईरान बेतहाशा तरक्की कर गया। बिल्कुल। और उसने बजाय इसके कि वो अपने पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स उसके पास होती या उसके पास स्पेस पावर होती, स्पेस पावर भी उसके पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके पास साइबर पावर है और उसके पास मिसाइल पावर है। तो इसलिए सिर्फ इन मिसाइल्स की बिना पे ये पॉसिबल हो सका कि ईरान खड़ा होकर छाती तान के अपने दुश्मनों को आंखें दिखा सकता है कि मैं जो कहता हूँ वो कर गुजरूँगा। तो सर, जैसे आयतुल्लाह ख़ामनाई ने पहले ही कहा था कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तो अब आपको लगता है कि जैसे अमेरिका ने अब हमला किया ईरान पर, तो ईरान जो है जवाबी कार्रवाई करेगा? ईरान जवाबी कार्रवाई अगर करना चाहेगा भी तो मैं वही गुजारिश करूँगा कि अगर ऑपरेशन उसने ये करना है तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। और अगर मिडल ईस्ट में उसके आसपास जिस रेंज के मिसाइल्स, चाहे वो बैलिस्टिक हों चाहे इंटरकॉन्टिनेंटल हों, ईरान के पास अवेलेबल हैं, इस वक्त इतना सेटअप मिडल ईस्ट में अमेरिका का है नहीं। ऐसा तो होगा नहीं कि ईरान यहाँ से अमेरिका की तरफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करे। तो इस वक्त अमेरिकी निकल चुके हैं मिडल ईस्ट से, बहुत कम फुटप्रिंट और सिग्नेचर उनका बाकी है अभी मिडल ईस्ट में है, लेकिन वो बहुत सिक्योर हैं। तो अगर दुनिया को दिखाने के लिए ईरान ये हमला करेगा भी तो शायद यूएसए की फोर्सेस जो कि मिडल ईस्ट में है उनको इतना नुकसान ना पहुंचा सके। सर, जो ये इंडिया का ऑपरेशन सिंदूर था, काफ़ी मिलता जुलता अमेरिका का भी ऑपरेशन है, इसे कैसे देखते हैं आप? इस जी हाँ, बहुत लिहाज से ये मिलता जुलता ऑपरेशन था। अमेरिकन ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और हमारे फ्रेंडली नेबर का ऑपरेशन सिंदूर। हमारे नेबर ने जो ऑपरेशन किया वो उसने ये कहकर किया कि मैं टेररिस्ट हाइडआउट्स को टारगेट करूँगा। स्टेप बैक, उससे पहले ये करने के लिए उसने बहाना बनाया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, जो कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में इस तरह का कोई फॉल्स फ्लैग रिक्वायर्ड नहीं था। वो अनाउंस था पहले से, यूएसए ने अनाउंस किया हुआ था कि मुझे ये कैपेबिलिटी ख़त्म करनी है तो मैं इधर ये ऑपरेशन करूँगा ही करूँगा। दूसरी चीज़, उन्होंने सिविलियन टारगेट्स हिट किए, इन्होंने दिफाई टारगेट्स हिट किए। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दोनों के डिफरेंट हो गए। अच्छा, इस पे बात अगर कर भी लें, सिमिलैरिटीज़ देखिए क्या हैं। सिमिलैरिटीज़, दोनों का एम ये था कि मैं अपने दुश्मन को डिटर करूं। दोनों का एम ये था कि इस ऑपरेशन के बाद ये ऑपरेशन ऐसा हो
कि जंग आगे ना बढ़े। अमेरिका ने ये ऑपरेशन इस हिसाब से प्लान किया और एग्जीक्यूट किया कि कैलकुलेटेड रिस्पांस दिया जाए और उसके बाद बस वापस आ जाएं। हमने अमेरिका से टेक ऑफ किया, हमने ऑपरेशन किया, देन वी लैंडेड बैक इन अमेरिका। अब हमारा ऑपरेशन हो गया। दोनों का बयान उस ऑपरेशन के बाद, हमारे नेबर का भी और अमेरिका का भी, ये था कि अब अगर हमारे एडवर्सरी ने रिटेलिएट नहीं किया तो हम इससे आगे जंग नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, दोनों का ये बिल्कुल सिमिलर हो गया। टारगेट्स जो दिए, उनके टारगेट्स बिल्कुल दूसरी तरह के थे, इनके टारगेट्स हमने बात की कि दूसरी तरह के थे। लेकिन जब ऑपरेशन कर लिया तो उस पर जो नुकसान हुआ वो क्लैरिटी हमारे दुश्मन ने भी नहीं दी, बिल्कुल, और डैमेज असेसमेंट जो है वो अमेरिका भी नहीं कर सका कि मैंने ये ऑपरेशन तो किया है, मैंने 7 जहाज़ भेजे हैं B-2 बॉम्बर्स, मैंने 13,000 kg के इतने बॉम्ब्स गिराए हैं, क्या वो अपना एम हासिल भी कर सके हैं कि नहीं।